क्या होगा जब वो दरवाजा ही आपके लिए बंद कर दिया जाए जिसे बनाने में आपने सालों लगा दिए हों? क्या आप चुपचाप लौट जाएंगे या आप लड़ेंगे और फिर साबित करेंगे कि असली ताकत कभी उस दरवाजे के पीछे थी ही नहीं? आज की मेरी मेहमान वर्षों तक अपने वार्ड की सेवा करती रही, उनकी समस्याएं सुनी, उनका भरोसा जीता, लेकिन जब चुनाव का समय आया तो टिकट किसी और को दे दिया गया। यहीं से एक नई कहानी शुरू हुई। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। ना कोई बड़ा राजनीतिक संगठन, ना सत्ता का सहारा, सिर्फ अपना काम, अपनी पहचान और लोगों का भरोसा। और फिर जो हुआ उसने पूरी मंडी की राजनीति को चौंका दिया। लेकिन इस बातचीत की सबसे दिलचस्प बात उनकी जीत नहीं है, बल्कि वो सोच है जो जीत के बाद भी उनके भीतर दिखाई देती है। एक ऐसी महिला जो आज भी राजनीति को सेवा का माध्यम मानती है, जो आज भी लोगों की बात करती है। तो आज की ये बातचीत सिर्फ एक चुनाव जीतने की कहानी नहीं है, ये कहानी है हौसले की। वेलकम टू द जोडकास्ट। कुछ मुझे पता चला कि आपको धोखा मिला अपनी पेरेंट पार्टी से। और जब आपकी नजर में धोखा हुआ तो मैंने कहा ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस बार चैलेंज इसलिए ज्यादा हो गया कि मुझे टिकट ही नहीं मिला। मंडी के लोगों की हिम्मत है, मैं अकेली नहीं थी। जितने लोग मुझे हराने में लगे थे उससे ज्यादा मुझे जिताने में लगे थे। मगर मंडी में काफी एक क्लियर स्वीप हो गया है भाजपा का। जयराम जी भी यहाँ पर आए हुए थे, कहा था कि बेजा रह गया कि नहीं। तो उनके कहने का मतलब ये था कि थोड़ा बहुत बीज कहीं कांग्रेस पार्टी का रह गया है। इतना सा बीज अगर हमने कहीं रखा होगा ना, जी तो बीज जो है वो आने वाले विधानसभा में ये हिस्ट्री बनेगी हिमाचल में। आपको एक शब्द देंगे, फटाक से जवाब देना जो पहली चीज आपके माइंड में आती है। पार्टी सिंबल। आर यू श्योर? Had I been a daughter of ठाकुर कौल सिंह, राजा वीरभद्र सिंह या किसी और की, तो क्या मेरा टिकट कटता? कभी नहीं। देखिए भाई, फ्यूचर चेंज होने वाला है। मतलब पॉलिटिकल ग्राउंड से मैं ये बात कर रहा हूँ, इनफैक्ट, क्योंकि आप ग्रास रूट से काफी मिले हुए हो। तो ये काफी बड़ी स्टेटमेंट आप हमारे छोटे से स्टेज और इस छोटे से शहर से आप ये कह रहे हो कि वो टूटने वाली है। आपने मुझे ये मंच प्रदान किया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अरे कितना मेलोडियस बोलती हैं यार मैम तो है। यहाँ तो भाई डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होने वाली है मुझे लग रहा है। मैं फिर से मंडी में हूँ और मैंने मेफेयर स्टूडियोज का फिर से यूज किया है एक और अमेजिंग पर्सनालिटी को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। उनका नाम है अलकनंदा हांडा। सो अ वेरी वार्म वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। आपने मुझे ये मंच प्रदान किया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अरे कितना मेलोडियस बोलती हैं यार मैम तो है। यहाँ तो भाई डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होने वाली है मुझे लग रहा है। मैंने आपको इसलिए अप्रोच किया क्योंकि मैंने देखा कि अभी रिसेंटली यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस और पंचायती राज के इलेक्शंस हुए, और कहीं एक दो मैंने इंटरव्यूज देखे आपके। कुछ मुझे पता चला कि आपको धोखा मिला अपनी पेरेंट पार्टी से। आप 4 बार अभी तक काउंसिलर रह चुके हो। जी 4 बार मैं इलेक्टेड काउंसिलर रह चुकी हूँ। इलेक्टेड मैंने 2 बार पार्टी की टिकट पे भी चुनाव जीता है, कांग्रेस पार्टी के टिकट पे। और इस बार ये मैंने तीसरी बार मुझे टिकट मिलने जा रहा था। तो इस बार मैं धोखा तो नहीं कह सकती, पार्टी ने धोखा किया हो सकता है। नहीं, क्या कहेंगे फिर आप? मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी को मुझसे ज्यादा कोई कॉम्पिटेंट पर्सन उनकी नजर में था, उन्होंने उसको दिया। तो ठीक है, दिया तो हमने भी अपने बूते पे खुद को साबित करने की कोशिश की। देखिए, आपसे हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप इतना पॉलिटिकली करेक्ट बोलेंगे, क्योंकि हमें मालूम है आप दिल से बात करते हो। तो धोखा तो कहीं आपको लगा होगा। आपको लगा कि ये मतलब कुछ गलत हो रहा है पार्टी के द्वारा, क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि जो और कॉम्पिटेंट इंसान लगा, एग्जैक्टली हमारी रिसर्च के हिसाब से वो किसी के रिश्तेदार भी थे, और वो काफी सीनियर लीडर के रिश्तेदार थे हिमाचल कांग्रेस के। उन्हें टिकट मिला। देखिए, लोगों की नजर में ये धोखा था। पहली सीट जो थी वो अनारक्षित हुई। अदरवाइज हमें मौका मिलता था कि महिला आरक्षित सीट से हम चुनाव लड़े। सीट अनारक्षित हुई, मेरे को लगा ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। और जब आपकी नजर में धोखा हुआ तो मैंने कहा ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो क्यों ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी के माध्यम से खुद को साबित किया जाए, और मैंने वो साबित किया। बहुत बहुत मुबारक। आपने 2 पार्टी चिन्हों को डिफीट किया है। जी कांग्रेस, जिसको आप पहले रिप्रेजेंट कर रहे थे, और अब आप एक इंडिपेंडेंट की तरह खड़े हो। तो एज एन इंडिपेंडेंट आप जीत गए हो। उसके बाद शायद बीजेपी के कैंडिडेट को वोट्स मिले थे, कुछ बहुत क्लोज कंपटीशन था वहां पर, और फिर कांग्रेस।
तो अगर आप कांग्रेस के ही टिकट पर जीतते या लड़ते तो आपको लगता है कि ये बहुत अमेजिंग विक्ट्री होती है आपके लिए, क्योंकि दोनों तरफ के पार्टी वोट्स भी आपको मिलते हैं और इंडिपेंडेंट भी? एग्जैक्टली मेरे हिसाब से ऐसा है कि मत विभाजन हुआ है। हाँ। कांग्रेस का वोट कहीं ना कहीं बंटा है। कुछ वोट आपकी पर्सनैलिटी को पड़ते हैं, कुछ आपको पार्टी के पड़ते हैं। हो सकता है कुछ वोट्स मुझे बीजेपी के भी पड़े हों, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगी। हाँ, पार्टी का झंडा डंडा साथ में होता तो हो सकता है कि ये मार्जिन जो था वो ज्यादा हो सकता था। तो 4 बार से आप उसी एरिया में, खलियार के वार्ड में ही आप काउंसलर हैं? नहीं, मैं मंडी के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि फर्स्ट टाइम जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो आई वॉज रिजाइडिंग इन पंचायत एरिया। छिपड़ू में हमारी रिहाइश है, पुराना घर हमारा भगवान मोहल्ला में है। तो मैंने भगवान मोहल्ला से वो चुनाव लड़ा था पंचायत में रह के। तो लोगों ने मुझे भरपूर प्यार एवं समर्थन दिया। वो पार्टी की टिकट पे मैंने फर्स्ट चुनाव जीता था। उसके बाद मैंने दूसरा चुनाव खलियार से जीता। उस वक्त भी मैं पंचायत में ही रहती थी जी। और हैरानी की बात यह है कि उस वक्त मैं अपना वोट भी खुद को कास्ट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरा वोट भगवान मोहल्ला में था, अपने पुराने घर में। अच्छा। तो लोगों ने उस टाइम भी भरपूर प्यार एवं समर्थन दिया। उसके लिए फिर से मैं लोगों का कहीं ना कहीं शुक्रगुजार हूँ। तीसरी बार जब चुनाव लड़ा तो नगर निगम बन गया, कॉरपोरेशन बन गई। इट वॉज अगेन ए चैलेंज फॉर मी। चैलेंज इसलिए क्योंकि जो बिजनी पंचायत थी वो मर्ज कर दी गई खलियार में। मेरे लिए फिर से वही परिस्थितियां थी, क्योंकि बिजनी में वोटर्स ज्यादा थे, खलियार में कम थे। फिर से एक नया चैलेंज मेरे सामने था। मैंने एक्सेप्ट किया और कांग्रेस पार्टी की टिकट पर, महिला आरक्षित वो सीट थी, वो चुनाव लड़ा और वो भी जीता। इस बार चैलेंज इसलिए ज्यादा हो गया कि मुझे टिकट ही नहीं मिला जी। और इससे पहले मैं नॉमिनेटेड काउंसलर भी रह चुकी हूँ। सरकार के द्वारा नामांकित किए जाते हैं कुछ जो लोग सोशल एक्टिविटीज में जुड़े होते हैं। तो 4 बार जीतने से पहले मैं नॉमिनेटेड काउंसलर भी रह चुकी हूँ। तो उस हिसाब से ये मेरा 5वां मौका था। तो ऐसे कहें कि आप कभी हारे नहीं हो लाइफ में, इलेक्शंस में? जी हाँ, इलेक्शंस में तो मैं कभी नहीं हारी हूँ। मैं एक स्पोर्ट्समैन भी रही हूँ चाइल्डहुड से। चंबा में जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो आई वॉज द बेस्ट एथलीट ऑफ हिमाचल प्रदेश। उसके बाद हम स्टेट लेवल पे भी खेले, नेशनल लेवल पे भी खेले। और मेरा ऐसा था कि एक जैसे गॉड गिफ्ट होता है ना किसी को, वो था। जब बच्चे स्टापू खेलते हैं तो मैं आउट ही नहीं होती थी। आई रिप्रेजेंटेड हिमाचल इन वॉलीबॉल, इन बैडमिंटन एंड इन एथलेटिक्स। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की मैं 2 बार बेस्ट एथलीट भी रह चुकी हूँ। इसलिए ये जो जज्बा है ना स्पोर्ट्समैनशिप का, ये कूट कूट कर भरा है। मुझे तनिक भी हताशा नहीं हुई जब पार्टी ने मेरा टिकट काटा, क्योंकि मैंने इसको लिया ही अपॉर्चुनिटी के तौर पे। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा मौका है कि खुद को साबित करो। अब लोग बोल रहे हैं कि अलकनंदा ने अपने दमखम पर चुनाव जीता। कोई पार्टी का झंडा नहीं, कुछ नहीं, लोगों ने जिताया। लोगों का भरपूर प्यार व समर्थन मेरे साथ था। आपने कुछ एक स्टेटमेंट दिया था कि जरूरी नहीं है कि पार्टी चिन्हों के ऊपर ही लोग चुनाव लड़ें। अगर आप काम करते हो, कर्मठता से काम करते हो, तो उसके ऊपर भी लोग आपके काम को भी देखते हैं, उसको वैल्यू करते हैं, और शायद उसी वजह से आपको भी जिताया। तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट अब आपने चाइल्डहुड की बात शुरू करी है, तो थोड़ा चंबा की तरफ से शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी की। तो चंबा को जब आप याद करते हो तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? अगर मैं कहूँ चंबा, तो आपके माइंड में सबसे पहली सबसे अच्छी चीज जो भी फर्स्ट थिंग आती है वो आप मुझे बताइए। चंबा में मैं अपनी ग्रैंड मदर को मिस करती हूँ। आई वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय हर। वो इतना पढ़े लिखे भी नहीं थे, या मिशनरी स्कूल्स हुआ करते थे उनके जमाने में जी। अंग्रेज लोग उनको जबरदस्ती ले जाते थे पढ़ाने के लिए, पेरेंट्स नहीं चाहते थे पढ़ाएं। 2री 3री तक उन्होंने पढ़ाई की। पर शी वॉज ए सोशल वर्कर एट दैट टाइम ऑल्सो। घर में कोई भिखारी आएगा, उनके वो नाखून काटेंगी, उनको नहला के भेजेंगे। उस वक्त की बात है जब मैं शायद 1st या 2nd में रही होंगी। तो कहीं ना कहीं मेरी, देखो पेरेंट्स का हाथ तो रहता है आपको शेप करने में, पर मैं अपनी ग्रैंड मदर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ कि जो उन्होंने हमें शेप किया है वो आज तक हमारे काम आ रहा है। ब्यूटीफुल। तो सोशल लाइफ में जो मेरा ये इस तरह से लोगों के प्रति झुकाव या संवेदनशीलता लोगों के प्रति है, वो मेरी दादी की देन है। राइट। तो वहाँ से इन्फ्लुएंस शुरू होता है आपका? वहाँ से शुरू होता है। ब्यूटीफुल। क्या नाम था मैम उनका? देवभूति। 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 ओके।
सो उन्होंने आपको इन अ वे सोशल कॉजेस की तरफ इन्फ्लुएंस किया। बचपन कैसा रहा, कहाँ पर आपने पढ़ाई की, कैसा था चंबा while you were growing up? हाँ, देखो जो हमारे जमाने के लोगों का बचपन है वो सचमुच हमने बचपन एंजॉय किया है। गलियों में भी खेलते थे, रस्सी कूदते थे जी। हमारे घर के पास पंडित जी थे, वो हमें रामायण पाठ सिखाते थे। हम सारे बच्चे मोहल्ले के रामायण पढ़ने जाते थे। फिर पंडित जी हमें रामायण तो सिखाते ही थे और बच्चों को पिकनिक पे ले जाते थे। एंड यू विल नॉट बिलीव कि हमें हमारे माँ बाप बहुत विश्वास के साथ उनके पास पढ़ने के लिए भेजते थे, रामायण पाठ के लिए। जब हमें पिकनिक पे ले जाते थे तो हम ट्रक पे जाते थे। अरे ट्रक पे जाते थे, कहीं पंडित जी हमें मंदिर में ले जाते थे, वहां हमें रामायण पाठ करवा के ट्रक में वापस लाते थे। रात देर हो जाती थी तो सारे बच्चे पंडित जी के घर में सोते थे। पंडित जी का नाम था भक्तराम व्यास, वो भी दिल के बड़े करीब हैं, वो कथावाचक भी थे और उन्होंने भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी भूमिका निभाई है चंबा में, जिस तरह से लोगों में सनातन का पाठ पढ़ाने में और धर्म के फेवर में चलाने के लिए बच्चों को। तो उनको भी मैं बहुत मिस करती हूँ। और दूसरी बात, मैं चंबा का खाना अभी तक मिस करती हूँ। तो वहाँ पे स्पेशल एक तो चुक शायद चंबा की होती है। हाँ, चुक तो वो अचार के उसमें आ जाती है ना। चंबा की जो रेसिपी है जो धाम में बनती है, मंडी में बनती है सेपू बड़ी जी। चंबा में बनता है राजमा का मदरा। और नॉनवेज की आइटम्स तो चंबा में खूब सारी बनती हैं। तो चंबा का खाना स्टिल आई मतलब मिस अ लॉट। मंडी या चंबा का खाना बताइए। नहीं, कुछ एक चीजें मंडी की बहुत अच्छी हैं। ये पॉलिटिकली करेक्ट मत होइए, ये एक तरह से ये एक तरह से आपको एक ही चूज करना है। एक चूज करना है। जो रूटीन का खाना है जो हम लोग खाते हैं वो चंबा में रूटीन का खाना भी यू सेलिब्रेट योर फूड। लेडीज टाइम देती हैं किचन में, बड़े अच्छे ढंग से बनाएगी। रूटीन का खाना हम मंडी में जो है वो थोड़ा सा लाइट खाते हैं। हो सकता है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा है, परंतु चंबा में हैवी खाना खाते हैं। शुरू में मैं जरूर मिस ज्यादा किया, ज्यादा मिस इसलिए किया, थोड़ा सा हर एक चूल्हे में फर्क होता है तो वो आपको एडेप्टेबिलिटी में और एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बट नाउ मैं पूरी तरह से मंडी की होके रह गई हूँ। ओनली मदरा जो है वो मैं मिस करती हूँ कि मदरा चंबा का, बस मदरा मुझे बहुत याद आता है। घर पे बनाती हूँ मैं, आपको भी खिलाऊंगी कभी। बिल्कुल। तो मदरा तो आई मिस अपने आप को खुद ही इनवाइट कर लेते हैं हम। आई मिस ए लॉट मदरा। डेफिनेटली, जब भी आप बनाएं तो प्लीज हमें जरूर बुलाइएगा, है ना। जरूर, डेफिनेटली वीड लाइक टू एंजॉय। इनफैक्ट मैंने देखा आप अभी भी काफी एक्टिव रहती हैं, तो ये इन्फ्लुएंस मतलब उन्हीं दिनों से, आपके बचपन के दिनों से, एथलेटिक्स में जाना एंड ऑल ऑफ दैट जो आपने कहा। हाँ, चंबा में जब मैंने खेलना शुरू किया था तो शायद लड़कियां शॉर्ट्स वगैरह पहन के नहीं भागती थी। तो जो हमारा बैच आया था, फर्स्ट टाइम में 9th में पढ़ती थी। तो हम लोगों ने शॉर्ट्स पहनी थी और उसकी बड़ी चर्चा हुई थी कि देखो जी लड़कियों ने शॉर्ट्स पहन ली। काफी स्मॉल शॉर्ट्स थी, क्योंकि जब आप भागोगे खेलोगे तो कहीं ना कहीं रनिंग शॉर्ट्स रहते ही शॉर्ट है। तो वहां पर चर्चा का विषय बना था कि देखो जी आजकल की लड़कियों ने शॉर्ट्स पहन ली, क्योंकि दुपट्टे से तो आप वॉलीबॉल भी नहीं खेल सकते, वो स्कर्ट्स पहनेंगे। तो हम लोगों ने एक शुरुआत की थी चंबा में स्पोर्ट्स में, जो भी हमारा ग्रुप था 4-5 लड़कियों का, तो हमने शॉर्ट्स पहनी थी वहां पे। ब्यूटीफुल। इनफैक्ट मैंने ये भी देखा है अभी कि ये जो इलेक्शंस थे, स्पेशली जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन थे, मैंने कुछ रिसर्च की थी तो नंबर्स जो निकल के आए हैं वो इतने इंटरेस्टिंग है विमेन एम्पावरमेंट की तरफ। लोकसभा में डिबेट होता है कि हम 33% आरक्षण करना चाहते हैं, मगर हिमाचल ने प्रैक्टिकली बिना शोर शराबे के ऑलमोस्ट 40 काउंसलर्स जो इलेक्ट हुए हैं, 63 में से वो विमेन है। ये अपने आप में एक बहुत प्राउड मोमेंट है। इनफैक्ट जैसे आपकी सीट थी वो विमेन के लिए रिजर्व नहीं थी, मगर आप वहां से लड़ी और आप लड़ी 2 मेल मेंबर्स की तरफ के अगेंस्ट, रादर 4 मेल मेंबर्स के अगेंस्ट, और आप जीती वहां से। यही मैंने देखा है कि हिमाचल में धीरे धीरे इतना डिबेट हुआ, हमारी MP कंगना रनावत भी इतना कुछ बोली उसके बारे में, कांग्रेस ने इतना विरोध भी किया, उनके अपने रीजंस थे। बीजेपी उसको अभी लाना चाहती थी इस वक्त, मगर उन्होंने किसी चीज के साथ टाई अप कर दिया, उनको सेंसस के साथ टाई अप कर दिया। उस सब के बावजूद शायद हिमाचल ने एक साइलेंट मैसेज दे दिया है पूरी इंडिया को कि आपको ये तामझाम और ये रिजर्वेशन परसेंटेज नंबर देने से नहीं रिजर्वेशन की जरूरत पड़ेगी और विमेन एम्पावर होंगे। प्रैक्टिकली ऐसे करने से शायद विमेन ज्यादा एम्पावर हो जाएं, जैसे कि हिमाचल में हुआ। डू यू एग्री टू दैट? यस,
ऐसा है कि ये जो पंचायती राज का सपना देखा था, ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने देखा था जी और 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया था। जी अगर ये आरक्षण उस वक्त नहीं दिया गया होता तो शायद हम लोग भी कहीं हाशिए में पड़े रहते। कई ऐसी महिलाएं होती हैं, उन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है। जिस तरह से मैं जीत कर आई हूँ, कॉन्फिडेंट होना पड़ता है अपनी जीत को लेकर। जी अगर आप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप कई सिचुएशंस को भली भांति जो वो टैकल कर लेते हैं। जी 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 तो मुझे महिला होने का इस बार ये घाटा था कि आपको टिकट ही नहीं दिया गया। ये घाटा था एक महिला होने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी महिलाएं सशक्त हैं, विनेबिलिटी रखती हैं, जीतने की उनमें क्षमता है, तो वहां पर इस तरह के टैबूज जो हैं वो बीच में नहीं लाने चाहिए। आप विनेबिलिटी देखिए और महिलाओं को टिकट दीजिए। तो मेरे केस में मेरे ख्याल से महिला होना जो था वो थोड़ा सा घाटे का सौदा रहा कि मेरा टिकट इस बार कटा। तो टिकट कटने का मैंने पहले भी कहा, मुझे कोई मलाल नहीं है जी। मैंने खुद को प्रूव किया और भी ज्यादा मैं जो थी स्ट्रॉन्ग बनकर लोगों के सामने आई। और उसमें मेरा अपना हाथ नहीं है, ये मंडी के लोगों का प्यार है, मंडी के लोगों की हिम्मत है। मैं अकेली नहीं थी, कई लोग पीछे से जितने लोग मुझे हराने में लगे थे उससे ज्यादा मुझे जिताने में लगे थे। नहीं, आई थिंक ये अचीवमेंट काफी इंटरेस्टिंग है। और जो आपने कहा कि रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है तो मत लीजिए, मगर आपकी खुद की पार्टी ने ये नहीं समझा कि जस्ट बिकॉज वो आरक्षित एक सीट नहीं है तो वहां से वो मेल कैंडिडेट को ही खड़ा करना चाहते थे। ये मेरे ख्याल से एक थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड सोच कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पार्टी की रही है आपकी। डू यू एग्री? नॉट ओनली मेल कैंडिडेट, नेपोटिज्म, परिवारवाद, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं अखरता है। Had this ticket been granted to some young boy, young girl, anyone else, I would have supported, I would have welcomed. परंतु ये परिवार को टिकट गई तो इसलिए थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि परिवार चोट तो लगी है कहीं ना कहीं दिल पे। हाँ, चोट मैंने आपको कहा कि तनिक भी मलाल नहीं है। मलाल नहीं है, मगर चोट तो दिल तो दुखा है कहीं, ऐसा लग रहा है हमें। हाँ, जहाँ आप जुड़े होते हैं तो वहां से एक्सपेक्टेशंस भी आपकी रहती हैं। परंतु मुझे अपने ऊपर विश्वास था, मुझे पता था कि मैंने 5 सालों में क्या इन्वेस्ट किया है। देखिए, मैं बार बार यही कहती हूँ कि कंक्रीट का विकास कोई भी करा लेगा, परंतु लोगों के दिलों में घुसना, लोगों के सुख दुख में जाना, हर शादी ब्याह में जाना, जब उनकी एक कॉल आई राउंड ओ क्लॉक आप उनके सामने उपस्थित होंगे, आपकी 24 घंटे उनके लिए अवेलेबिलिटी है, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं राजनीति में। विकास तो चलता रहता है, पैसा आएगा तो विकास कोई भी करवा लेगा। जी जी जी। तो लोगों के दिल में जो राज करने का हुनर है वो होना चाहिए एक राजनीतिज्ञ में। आपकी ये जो मेंटालिटी है, पॉलिटिक्स तो एक चीज है, पॉलिटिक्स तो खाली जैसे आपके साथ भी पॉलिटिक्स हो गया इन अ वे, वो पॉलिटिक्स कहा जाता है कि किसी और को सीट दे दिया या परिवार को सीट दे दिया, नेपोटिज्म की आपने बात की। बट आपकी जो पर्सनालिटी है वो मुझे लग रहा है कर्मठ ज्यादा है। इज दैट अ राइट थिंग? कर्मठता के साथ जो आप कह रहे हैं दिलों को आपने जीता, तो और वो भी अलग अलग जगहों पे, कभी आप भगवान मोहल्ले से जीती हैं, कभी आप चिपनू से जीती हैं, और फिर जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आप आ गए तो दूसरी बार भी आप उसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी जीती हैं। तो ऐसा क्या आप करते हो अदर देन जो आपने कहा इन्वॉल्व होते हो आप लोगों के साथ? क्या डेवलपमेंटल, अगर आप मान लीजिए 3-4 पॉइंट्स गिनाना चाहते हो जो आपने डेवलपमेंट किया है उस एरिया में, स्पेशली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आने में? कर्मठता के साथ साथ मेरे अंदर ना संवेदनशीलता बहुत है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई बच्चा, हाँ, जो मुझे जिताने में भूमिका रही, जब मैं वोट मांगने गई तो जैनजीज की बहुत भूमिका रही। उन बच्चों ने घर में अपने ये कहा कि जब भी हम कोई कागज लेने गए, मसलन कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट का सर्टिफिकेट, शी डिड नॉट मेक देम स्टैंड, मेक अस स्टैंड। तो बच्चों ने अपने घर में ये कहा, बच्चों ने, जब मैं गई तो बच्चों ने अपने पेरेंट्स को मोटिवेट किया कि नहीं, आपने अलकनंदा को वोट करना है। तो जैनजीज की जो भूमिका है वो मैंने उसी टाइम देख लिया था कि बच्चों की भूमिका बहुत रही, क्योंकि मैं उनको वेट नहीं करवाती थी। यहाँ हैं कुछ हमारे पास जैनजीज। हाँ, आप भी वहीं से हैं?
उसी एरिया से हैं हाँ। दोनों। तो आपको क्या लगता है, ऐसा है, काम हो रहा है खलियार वार्ड में? हाँ, तो जब भी कॉल करते हैं ऐसा अटेंड करते हैं कॉल में, जो भी काम होता है चाहे वो डॉक्यूमेंट्स का मना भी करना हो तो वो मना भी अच्छे से होता है ना? बट कभी पता नहीं है। मना किया ही नहीं। ब्रिलियंट। देखिए यहीं पर ही हाँ। टेस्टिमोनियल मिल गया हमें हाँ। आपके लिए। क्या क्या ऐसे काम थे कि जो हाँ। स्पेसिफिकली आपने खलियार वार्ड में करवाए? अब जो मर्ज्ड एरिया में। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हाँ। का एरिया है, उसमें क्या स्पेसिफिकली आपने हाँ। चीजें करवाई? देखिए खलियार जो वार्ड है वो दैट इज द लार्जेस्ट वार्ड इन द सिटी, वार्ड नंबर 1 वार्ड कहते हैं नंबर उसको। 1 इन एरिया एज वेल एज इन पॉपुलेशन। ओके। तो जो हमारे पास आती थी, ग्रांट्स आती थी, तो तकरीबन ऐसा एक प्रैक्टिस बन गई है हमारे निगम में कि वो बराबर बांट दी जाती हैं। तो बराबर बांटने का तो मेरे ख्याल से कोई औचित्य नहीं होना चाहिए। जो एरिया ज्योग्राफिकली पॉपुलेशन वाइज बड़ा है उनको ज़्यादा ग्रांट मिलनी चाहिए। ये इसके लिए मैं बार बार रोती रही, आई क्राइड लाइक एनीथिंग, कि भाई जो पैसा मुझे मिलता है दैट इज जस्ट लाइक ए ड्रॉप इन द ओशन, आप बढ़ाइए। मेयर साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट की, हमेशा होती थी ये बात, जब हमारा बजट पास होता था तब भी मैं इस चीज़ को उठाती थी। पर चलो एनी हाउ, कम पैसों से, कम रिसोर्सेज से हमने, जब हमारे पास वाटर कंजर्वेशन का पैसा आया तो मैंने अपने वार्ड की सारी जितनी भी बॉडियाँ थी, छुड़ू थे, उन सब का जीर्णोद्धार करवाया। वाटर कंजर्वेशन के उसमें हमने थोड़ा सा ना एक्सटेंड करके पार्क नुमा बॉडियाँ बना दी, ताकि लोग आएंगे, सुबह घूमने आएंगे तो वहाँ आएंगे तो रिलैक्स करेंगे। सांबल में मैंने एक बड़ा सुंदर पार्क बनाया है, वैसे ही खलियार में सेंट्रल स्कूल के पास एक पार्क बना है। उसी तरह से हमने एक लाइब्रेरी का निर्माण कराया है, जहाँ पर जो हमारी पुरानी पंचायत हुआ करती थी, वो बिल्डिंग नेचुरली फिर नगर निगम की हो गई तो वो खाली पड़ी हुई थी। तो वहाँ पर हमने एक लाइब्रेरी बनाई है स्कूल के बच्चों के लिए, अध्ययन के लिए। स्कूल के बच्चे आए, बुजुर्ग आए, जो मर्जी वहाँ आ सकता है। वहाँ हमने वाईफाई की सुविधा दी है, पेपर लगवाया है। हो सकता है नियर फ्यूचर में हम कहीं से स्पॉन्सर करवाएंगे और लैपटॉप्स भी वहाँ पर रखेंगे। तो मंडी के लोगों से मैं आग्रह करती हूँ कि वहाँ की एम्बियंस बहुत अच्छी है, इधर उधर ग्रीनरी है, बच्चे आएँ और वहाँ आकर अध्ययन करें। ये काम हमने किए। जब बाकी जहाँ पर सड़कों की ज़रूरत थी, लिमिटेड रिसोर्सेज में हमने सड़कें भी बनवाई गाँव में। जितने बजट थे मतलब उसके अंदर जितने, आपने हाँ, सारे काम उसकी हमने बनवाई है, सड़कें भी बनवाई, सोलर लाइट्स लगवाई। सबसे ज्यादा बात, लगभग 300 के लगभग सोलर लाइट्स हमने लगवाई हैं। हर घर को हमने प्रकाश दिया है, चाहे स्ट्रीट लाइट के थ्रू या फिर सोलर लाइट के थ्रू। ये सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं जो हम कर पाए हैं। तो मतलब काम करने की वजह से ही फिर लोगों ने आपको वो वापस कॉन्फिडेंस दिखाया है आपकी तरफ। लोगों की एक्सपेक्टेशंस आर स्काई हाई। वो बोलते हैं कि जैसे घर के डंगे भी बना दो। तो मैं बार बार लोगों से यही आग्रह करती हूँ कि आप सामुदायिक काम देखिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी जो है वो लाभान्वित हो। लोगों को ये लगता है घर के डंगे बनाना निगम का काम नहीं है। तो थोड़ा बहुत इन कामों को, हो सकता है लोग मानते कि ये काम हुए हैं तो मैं और ज़्यादा इसे मार्जिन से जीतती। तो इतना ज़्यादा इन कामों का भी मुझे लगता नहीं फ़ायदा मिला है, परंतु जो घर घर जाकर लोगों से मिलना जुलना, आपका व्यवहार, सुख दुख में शामिल होना, लोगों ने उस चीज़ को तरजीह दी है कि ये 24 घंटे अवेलेबल रहती है। ब्यूटीफुल। आई थिंक कुछ लेसन्स और कुछ काउंसलर्स को लेने चाहिए आपसे। बहुत अमेजिंग आपकी जर्नी रही है। थोड़ा सा वापस चलते हैं चंबा की तरफ। तो चंबा से मंडी कैसे पहुंचे? ये सिर्फ हमारे प्यारे डॉक्टर हांडा का बिछाया हुआ जाल था या कुछ और? नहीं, इट वाज प्योरली एन अरेंज्ड मैरिज। अच्छा। मैं किसी शादी में मंडी आई थी, पसंद कर ली गई। अच्छा। तो जवानी में सब बड़े खूबसूरत होते हैं। नहीं, आप अभी भी बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू। तो पसंद कर ली गई, फिर अरेंज्ड मैरिज हुई जी। उसके बाद घर में भरपूर प्यार मिला। खासकर फादर इन लॉ का बहुत ये था कि वो बूस्ट करते थे हर चीज़ के लिए। कभी कोई रोका टोकी नहीं थी, कभी लेट घर आए, जैसे सोशल लाइफ में जुड़े हैं तो एनकरेज किया उन्होंने हमेशा। उनका बड़ा हाथ रहा शादी के बाद मुझे शेप करने में। एनकरेज किया गया उनके द्वारा। मेरे पॉडकास्ट की जो पहली सीरीज जो मैं लॉन्च करी है उसका नाम है टेक द लीप।
ऐसे लोग जो अपना नॉर्मल काम, जैसे हाँ, आप एक एडवोकेट हैं हाँ, और अब आप पॉलिटिक्स में कूद गई हैं पिछले कुछ 20 सालों से, हाँ, शायद तकरीबन 20 सालों से, है हाँ, ना? तकरीबन। तो ये टेक द लीप वाली मोमेंट्स, क्योंकि मैं खुद कॉर्पोरेट में 25 साल बिताने हाँ, के बाद मैं हाँ, अब ये हाँ, कंटेंट क्रिएशन की जर्नी और ये पॉडकास्ट की जर्नी मैंने शुरू की है, हम्म, तो मेरे को काफी कुछ सीखने को मिलता है आप जैसे लोगों से जो इस तरह कंप्लीटली डिफरेंट चीज करने की कोशिश करते हैं। तो आपका ये, पहले तो एक बार समझ लेते हैं कि कहाँ पे आपकी ये लॉ की पढ़ाई कहाँ पर हुई और फिर कैसे आपने डिसाइड किया हाँ, पॉलिटिक्स में घुसने का, क्या उसके पीछे हाँ, के कारण थे? हाँ। देखो, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज चंबा से पढ़ी हूँ। 1982 में मैंने ग्रेजुएशन की थी एंड आई वाज टॉपर ऑफ हिमाचल प्रदेश एट दैट टाइम। वाओ, लॉ उसके में? बाद Topper? ग्रेजुएशन में बीए पार्ट 2 में। वाओ, ओके ओके। उसके बाद बीए पार्ट 3 में ग्रेजुएशन में मेरी 3rd पोजीशन थी हिमाचल प्रदेश वाह, यूनिवर्सिटी में। देयर आफ्टर आई चोज लॉ LLB. I did LLB in 1986. Thereafter I did MBA from हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। At that time किसी को पता नहीं था कि MBA क्या चीज़ है। तो चंबा थोड़ा सा बैकवर्ड तो नहीं कहूँगी, ट्रेडिशनल, Conservative, हाँ, हाँ। कंजर्वेटिव है। जैसे आप कह रहे हैं स्कर्ट्स के हाँ, बारे में बात कर रहे थे हाँ, लोग। तो लोगों को ये लगा कि MBA, क्योंकि सारी लड़कियां तो MA करती थी, पढ़ाई टीचर बन जाओ। हाँ, तो MBA, कुछ एक ने ये बोला कि ये MBA क्या होता है, टॉन्टिंग वे में MBA क्या होता है। पर चलो, हमने उस वक्त MBA किया। उसके बाद चंबा में 1 साल मैंने प्रैक्टिस की। देयर आफ्टर आई गॉट मैरिड। फिर मैं मंडी में आ गई। मंडी में हस्बैंड बीइंग इन स्टेट सर्विसेज, डॉक्टर नवीन कुमार हांडा, जी। तो उस टाइम अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी थी जॉब करने के लिए कि आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो जब हस्बैंड स्टेट सर्विसेज में थे, अच्छा कमा रहे थे, तो मैंने प्रैक्टिस को चूज़ किया। तो मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन होती थी कि मैं कोर्ट कैसे जाऊंगी। वो मुझे खुद छोड़ने आते थे, जैसे बच्चों को स्कूल में जाते हैं ना पेरेंट्स छोड़ने, वो आते थे, तो मैं थोड़ा सा हेजिटेट करती थी। ये 90s की बात आप कर रही हैं? 92 की। फिर गुरु अमृतलाल जी थे कपूर, उनके साथ मैंने काम किया। बहुत रिनॉन्ड एडवोकेट रहे हैं वो मंडी के। अब तो वो एक्सपायर हो चुके हैं। उनके साथ मैंने प्रैक्टिस की। काफ़ी कुछ उन्होंने हमें सिखाया, डिसिप्लिन क्या होता है। पर जो मेरी एक नेचर है ना कि गरीबों के प्रति दया भाव, इमोशनल मैं ज़्यादा हूँ, तो कोई आता था तो मुझे ना फीस मांगने में हमेशा हेजिटेशन रही। मुझे लगता था कि ये तो गरीब, हाँ, ज़्यादा करते थे। हाँ, तो मुझे लगता था कि नहीं, फीस नहीं लेनी है। तो हो सकता है मैंने वहाँ से ये शुरू कर दिया था काम की, एक सोशल वर्क, मोटिवेशन वहाँ से भी मिली जी। तो सोशल वर्क किया। नोटरी पब्लिक हूँ तो आई डोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। कोई रिच लोग भी मेरे पास आते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं आप रखो, वो जबरदस्ती छोड़ के जाएंगे। तो मुझे लगता है कि नहीं, आई शुड नॉट चार्ज। नहीं, आई थिंक गरीबों से तो बिल्कुल नहीं, गरीबों से बिल्कुल नहीं। अमेजिंग आपका थॉट प्रोसेस है। और जो मेरे वार्ड के लोग हैं, मैं तो उनका हमेशा होल हार्टेडली वेलकम करती हूँ। बच्चों को हमेशा बोलती हूँ, जब भी कभी आपको किसी कागज़ की ज़रूरत है, एफिडेविट की ज़रूरत है, तो आप आएँ, निसंकोच मेरे पास आएँ। तो एक तरह से ये लॉ की जर्नी ने आपको प्रिपेयर किया पॉलिटिक्स के बैटलफील्ड के लिए, ऐसा कहना सही है? हाँ, पॉलिटिक्स भी नहीं बोल सकते, एक सोशल लाइफ। मैं खुद को यही मानती हूँ कि मैं पार्षद भी हूँ तो सोशल लाइफ की वजह से हूँ। क्योंकि पार्षद का चुनाव भी मैं क्यों लड़ती हूँ? अगर आप सोचेंगे कि मैं कोर्ट में रह के कोई सोशल वर्क कर लूँगी, इम्पॉसिबल। तो ये पार्षद होना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप कहीं ना कहीं लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, लोगों के सुख दुख में भागीदार होते हैं, लोगों के काम आप करवाते हैं। किसी ने DC साहब से मिलना है, किसी ने SDM से मिलना है, किसी को कोई ग्रांट दिलानी है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो ये लोगों के साथ मेल जोल आपका बढ़ जाता है। तो आप सोशल ये जो वर्क है वो आप कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग आपका थॉट प्रोसेस है। हाँ जी। एक मैं आपके साथ गेम खेलना चाहता हूँ जी। आपको एक शब्द देंगे और आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, आपको खाली फटाक से जवाब देना है जो पहली चीज आपके माइंड में आती है। शुरू करें मैम? पार्टी सिंबल। हाथ। अरे मतलब जवाब मिल गया। तो मतलब बेरुखी नहीं है पार्टी से। बीच में मैंने एक देखा आपका एक पॉडकास्ट या कहीं आप वॉक करते हुए किसी चैनल को एक छोटा सा डिस्कशन कर रही थी, बाइट दे रही थी, तो उन्होंने आपको बागी कहा
हाँ। तो आपका मैं रिएक्शन वहां पर देखा तो मैंने कहा यार मैम से तो बात करनी पड़ेगी। अच्छा। तो बट वाई आपको तो इन अ वे धोखा मिल गया आपकी अपनी पार्टी से, हाँ। तो वाई हाथ, आप हाथ को क्यों चूज करती हैं? देखो, पार्टी की कई बार अपनी कंपल्शंस होती हैं, तो हो सकता है मैंने पहले भी कहा मेरे से बेहतर उनको लगा तो उन्होंने उसको दिया, उसको नहीं, उनको दिया। तो ठीक है, उनको भी चांस मिलना चाहिए था, मिला, वो भी लड़े। क्योंकि ये जो आपके प्रतिद्वंदी होते हैं पॉलिटिक्स में, ये आपके दुश्मन नहीं है, उन्होंने भी लोगों के लिए काम किया होता है, वो भी लड़े। ये तो एक बड़ी हेल्दी सी प्रतिस्पर्धा है। ये प्रतिस्पर्धा जब अब खत्म हो चुकी है तो वी विल शेक हैंड्स। मैंने तो ये आज अपना ये वीडियो भी शेयर किया सोशल मीडिया पे कि जो मेरे प्रतिस्पर्धी थे उनको भी मैंने ये कहा कि हम मिलजुल के काम करें, अगर आप भी अपनी सुजेशंस मेरे पास लेकर आए तो हम मिलजुल के करेंगे, तो हम अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बना सकते हैं। तो कटुता किसी के प्रति नहीं रखनी चाहिए। मगर मंडी में काफी एक क्लियर स्वीप हो गया है भाजपा का, और मैंने देखा जयराम जी भी यहाँ पर आए हुए थे, तो रिजल्ट्स के बाद उन्होंने भाषण में भी कहा कि पता नहीं ये मैं सही कह पा रहा हूँ कि नहीं, उन्होंने कुछ कहा था कि बेजा रह गया कि नहीं, कुछ उन्होंने ऐसा कुछ डायलॉग या स्टेटमेंट दिया था। तो उनसे भी मैं मिला था ब्रीफली, और तो उनके कहने का मतलब ये था कि थोड़ा बहुत बीज कहीं कांग्रेस पार्टी का रह गया है और वो पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए। तो 14 सीट्स थी, 12 सीट्स कमल को मिली, 1 सीट कांग्रेस को मिली, और 1 आप इंडिपेंडेंट, जिसे मैं अगर ये समझूं, क्या मैं ये समझूं कि अब ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी इन अ वे कांग्रेस का ही कैंडिडेट है? हाँ, कहीं ना कहीं एक विचारधारा से जब आप जुड़े होते हैं, उस विचारधारा से निकलना आपका बहुत मुश्किल होता है। जो जयराम जी ने कहा ना, बेजा, थोड़ा सा बेजा भी कई बार बहुत काम करता है। इतना सा बीज अगर हमने कहीं रखा होगा ना, तो बीज जो है वो अंकुरित होगा, बाद में फल देगा, उस फल में बड़े सारे बीज आएंगे, फिर से वो डाले जाएंगे, फिर स्प्रेड होंगे। तो बीज तो रह गया है, तो बीज कहीं ना कहीं फिर से जो है वो अमृत बरसा सकता है। हो सकता है, डेफिनेटली। तो ये था पहला मेरा सवाल। तो पार्टी सिंबल की तो हमें क्लैरिटी मिल गई, आपको सोचना नहीं है इन सवालों में। पहली चीज जो आपके माइंड में आती है, भाई भतीजावाद। हाँ, वो है, वो दोनों पार्टियों में है, और इसको बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, है दोनों पार्टियों में। Had I been a daughter of ठाकुर कौल सिंह, राजा वीरभद्र सिंह या किसी और की, तो क्या मेरा टिकट कटता? कभी नहीं। पॉलिटिकल बैक आपको ऐसा लग, आप एक ऐसी पार्टी में हो जहां पर एक पूरे परिवार के वजह से ही वो पार्टी जानी जाती है, और शायद कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं वो भी यही चाहते हैं कि वो परिवार ही पार्टी को आगे लेकर के जाए। तो जब आप नेपोटिज्म या भाई भतीजावाद के बारे में ऐसे कह रहे हो, आप खुद को कैसे जस्टिफाई करते हो इस पार्टी में रहने के लिए? देखो, वो हर जगह है ना। या तो होता कि बीजेपी में भाई भतीजावाद नहीं होता, ये दोनों पार्टीज में है। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चली है, दोनों तरफ चली है। तो लोगों ने देखो हमें वोट किया है भाई भतीजावाद से उठकर, परिवारवाद से उठकर, पार्टीवाद से उठकर। तो कहीं ना कहीं अब लोग समझ रहे हैं इस चीज को। जैसे मैंने आपको कहा कि जैन जीज ने भूमिका निभाई, तो बच्चे समझते हैं, पढ़े लिखे हैं बच्चे आजकल, वो समझते हैं, अपने पेरेंट्स को भी वो मोटिवेट करते हैं। तो ये चीजें जो हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, और खलियार का जो ये रिजल्ट है, ये इसी चीज का उदाहरण है। आप अपनी जिस पार्टी की आइडियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हो, उसमें खुद से आप ये चेंज कैसे लाओगे? क्योंकि वो पार्टी के तो सारे, जिस भी लेवल के वर्कर्स की मैं बात कर लूं, सब लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी ही आगे बढ़े, राहुल गांधी को ही फेस ऑफ द पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और नॉर्मली अब हम थोड़े ब्रॉडर पॉलिटिक्स की बात अगर नेशनल पॉलिटिक्स की बात करें, तो दूसरी तरफ जो कंपेटिटर हैं वो काफी स्ट्रांग पोजीशन में हैं। पिछले 3 बार से वो काफी स्ट्रांग पोजीशन में रहे हैं। तो अपनी पार्टी में भी क्या आप, जब आप थे उससे एसोसिएटेड कंप्लीटली, आई डोंट नो आप फ्यूचर में कौन सा राउट लेंगे, मगर जब आप थे एसोसिएटेड, तो क्या आप इसके बारे में अपनी पार्टी में भी बात करते हो, अपनी विचार रखते हो वहां पर? एग्जैक्टली। जब मैंने कभी सोशल मीडिया में या बाहर कभी
पार्टी का विरोध सार्वजनिक तौर पर नहीं किया। ये वैसे भी शिष्टाचार के विरुद्ध है। जी। और जब हमारी पार्टी की मीटिंग्स होती हैं तो हमने कहा है, कई बार कहा है, और ब्लॉक की मीटिंग होती है या जिला स्तरीय मीटिंग होती है तो हम लोग अपना पक्ष वहाँ पर रखते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। या फिर प्रदेश स्तर की मीटिंग होती है तो हम खुल के बोलते हैं। हालांकि जो बड़े नेता हैं वो क्रिटिसिज्म सुनने में विश्वास नहीं रखते हैं इसीलिए आप मार्जिनलाइज हो जाते हैं कहीं ना कहीं। आप राहुल गांधी जी से मिली हैं? मैं राहुल गांधी से मतलब 1 to 1 तो नहीं मिली हूँ, पर मीटिंग्स में जरूर मिली हूँ। जैसे उनकी कोई जनसभा मैंने दिल्ली जाके अटेंड किया है, या फिर उन्होंने पंचायती राज को या नगर निकाय को संबोधित किया है कुल्लू में, तो उस हिसाब से हम मिले हैं। हमें इतना मौका ही नहीं मिला, हम बड़े छोटे स्तर के लीडर्स या कार्यकर्ता। नहीं, आई एम श्योर जिस तरह से आप चाह रहे हो कहीं ना कहीं आप बड़ी लीडरशिप के लिए तो बने हो, इतना तो हमें मालूम है। मैं ये इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैं बहुत उत्सुक था ये जानने के लिए कि कितना मुश्किल है कांग्रेस पार्टी का एज अ वर्कर होना इस वक्त, स्पेशली तब जब पिछले 15 साल से लगातार काफी हैवी विंस एक दूसरी पार्टी जीत रही है नेशनल लेवल पे। तो जब आप उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हो किसी भी लेवल पे, चाहे वो पंचायती पे हो या म्युनिसिपल काउंसिल पे हो, या आपकी विचारधारा उनसे मिलती है, चाहे वो एमएलए लेवल पे हो या एमपी लेवल पे हो, कितना मुश्किल आपको लगता है इस वक्त है कांग्रेस एज अ कांग्रेस पर्सन? एज ए कांग्रेस देखो, क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान है। अब सब बोलते चीफ मिनिस्टर के पीछे पड़ जाएंगे। चीफ मिनिस्टर्स तो तभी काम करेंगे जब उनके पास रिसोर्सेज होंगे। सेंट्रल से जो फंडिंग होती है वो पूरी की पूरी आए। सुखू जी तो विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हर एक कार्यकर्ता को वो पहचानते हैं कि कौन सा कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस के लिए समर्पित है या नहीं है। क्रिटिसाइज करना आसान है, परंतु विपरीत परिस्थितियों में जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट भी तो करना चाहिए, और ये हमारा दायित्व बनता है एक कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी का, कि हम लोग जो पार्टी की अच्छी नीतियां हैं उनको आगे लेकर जाएं। जी। हम हाँ के साथ हाँ ना मिलाएं लोगों के साथ ना, कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। अरे जब उनको पीछे से कुछ खजाना मिलता तो वो कुछ और ज्यादा करते हैं। रेवेन्यू मतलब आप हाँ, रेवेन्यू एग्जैक्टली। अब उनके पास जो है उन रिसोर्सेज में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सुखू जी आपने देखा ना कि आने वाले विधानसभा में ये हिस्ट्री बनेगी हिमाचल में, वो रिपीट होंगे। Are you sure? आई एम श्योर। हिमाचल का तो इतिहास ही ऐसा रहा है कि एक बार एक पार्टी और दूसरी बार दूसरी पार्टी। आप देखिए 1.5 साल के बाद इलेक्शन होगा और आप बोलेंगे कि अलकनंदा ने बिल्कुल ठीक कहा था। देखिए भाई, फ्यूचर चेंज होने वाला है, मतलब पॉलिटिकल ग्राउंड से मैं ये बात कर रहा हूँ इनफैक्ट, क्योंकि आप ग्रास रूट से काफी मिले हुए हो, तो ये काफी बड़ी स्टेटमेंट आप हमारे छोटे से स्टेज और इस छोटे से शहर से आप ये कह रहे हो कि हिमाचल में जो परंपरा है एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी की वो टूटने वाली है। एग्जैक्टली टूटेगी, आपने देखना। आपको ये नहीं लग रहा कि अभी जो ये इलेक्शंस हुए हैं पंचायती राज के और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के, इसमें कुछ डिफरेंट वर्डिक्ट निकल के आया है? हाँ, आया है। बीजेपी काफी विक्ट्रीज क्लेम कर रही है। जहाँ तक मैं आपको ना ये नगर निगम की अभी बात करती हूँ, नगर निगम में भले ही कांग्रेस की 1 सीट दिखाई दे रही है, परंतु जो मत की प्रतिशतता है ना वो बड़ी है इस बार। 1700-1800 शायद कांग्रेस ने ज्यादा मत प्राप्त किए हैं। मेरा वाला छोड़ दो, मैं तो अभी खुद को इंडिविजुअली मान रही हूँ, इंडिपेंडेंट। मत प्रतिशतता बढ़ रही है। हम खाली मंडी की बात नहीं करेंगे, इवन मंडी डिस्ट्रिक्ट में भी रिवाल्सर है, नेरचौक है, वहाँ कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है। हालांकि वो पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं थे, कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जो है वहाँ पर जीते हैं। मैम ये तो दोनों पार्टीज क्लेम कर रही हैं। बीजेपी की भी मैंने बाइट्स वगैरह सुनी है, वहाँ पे भी वो यही कह रहे हैं कि हमारे समर्थित लोग जीते हैं। वो सिंबल पर, जब सिंबल पर है ही नहीं तो मालूम कैसे चलेगा? वो पता चल जाता है। अब आपने मेरे साथ बात की, आपको पता चल गया कि विचारधारा मेरी इंक्लाइनेशन किस साइड है, तो उस विचारधारा से निकलना मेरे को लगता है बहुत मुश्किल होता है। हालांकि मैंने देखा कि बड़े बड़े लीडर्स जो है वो छोड़ देते हैं। किस चीज का उनको डर होता है, ईडी का होता है, किस चीज का होता है, पता नहीं कैसे छोड़ते हैं। परंतु मुझे लगता है कि जो हम लोग छोटे कार्यकर्ता है ना, ये पार्टी के प्रति निष्ठावान रहते हैं। मैंने एक अपने किसी सहयोगी का देखा, हार के बाद वो ठिकरा फोड़ दिया मुख्यमंत्री के ऊपर, फिर फेसबुक से वो पोस्ट डिलीट कर दी। हमें तो टिकट नहीं मिला, हमने तो तब भी पार्टी के खिलाफ नहीं कहा। जी जी जी। तो निष्ठा होनी चाहिए।
ऑल द और बेस्ट। अनुशासन होना चाहिए। मैं 1.5 साल में अगली वोटिंग के बाद मैं वापस आपसे पूछूंगा कि हाँ। आपकी भविष्यवाणी सच हुई है कि नहीं। गोपाल कपूर से इन्फ्लुएंस तो नहीं है, आप इतनी भविष्यवाणी कर पाते हैं आप उनकी हाँ, तरह? उनका मैं सोशल मीडिया पे कभी कभार सुन लेती हूँ, जी, सुनती मैंने हूँ सुना है कभी वो कभार। काफी भविष्यवाणियां करते हैं और वो अब मेरे बारे में की थी उन्होंने। ये नहीं मालूम मुझे, अच्छा। इतना रिसर्च में नहीं निकल के आ पाया। वो सुननी चाहिए थी। अब मैं उनसे पूछूंगा कि आग हाँ। 1.5 साल के बाद हाँ जी। उनका क्या मत है। हाँ राइट, एक और इसी गेम में एक और जी। पूछता हूँ मैं आपसे। खलियार जब मैं कहूँ तो फर्स्ट थॉट क्या आता है आपके माइंड में? मेरे मन में खलियार नहीं आता है, मेरे मन में आता है पूरी मंडी, जिनका प्यार मिला है। नॉट ओनली खलियार, पूरी मंडी ने भरपूर प्यार समर्थन दिया है जब से शादी हुई है तब से लेकर। और ये लोगों की जीत है, मेरी जीत नहीं है। राइट। हाँ। तो आई होप आपको हमारे से बात करके भी कुछ मजा आया होगा, कुछ डिफरेंट लगी होगी ये कॉन्वर्सेशन, क्योंकि बहुत हम मजा आया। कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए बात नहीं करते इन जॉडकास्ट में। हम बात करते हैं एक व्यक्ति को समझने के लिए, उनके माइंडसेट को समझने के लिए। और मैं पूरे कॉन्फिडेंटली ये कह सकता हूँ कि आप जैसा दिखाई देते हो सोशल मीडिया पे वैसे ही आप बात करते हो इन पर्सन ऑल्सो। तो ये देखकर बहुत अच्छा लगा। हमको टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप हम आपकी छोटी सी स्टोरी थोड़ा बहुत अभी कवर कर पा रहे हैं। और फ्यूचर में मैं ये जरूर करूंगा कि 1.5 साल के बाद मैं वापस आपसे बात जरूर करूंगा, चाहे पार्टी कोई भी जीते, बट आपसे जरूर बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बट इससे पहले कि हम ये क्लोज करें, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपने काफी कुछ बात करी। आपने अपने खुद के लाइफ के जर्नी के बारे में भी बताया कि कैसे आप एक क्लीशेड औरत का जो एक क्लीशेड वर्जन है कि नहीं घर में रहना है, खाना खाना है, काम नहीं करना है, छोटे कपड़े नहीं पहनने हैं, उसको आप तोड़ रही हैं कॉन्स्टेंटली। उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। बट एक मैसेज जो आप अब अगली जनरेशन स्पेशली वुमेन के लिए देना चाहते हो हमारे इस प्लेटफॉर्म से, वो क्या होगा? मैसेज ये है कि आज की महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं, पुरानी बेड़ियों को तोड़कर बाहर निकल रही हैं। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिक्स में हिस्सा लें, अपनी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएं, अत्याचार ना सहें, खुलकर गलत का विरोध करें, सच का साथ दें और राजनीति में अपनी भूमिका ज़रूर निभाएं। क्योंकि जब एक महिला चलती है तो घर चलता है, घर के साथ साथ समाज चलता है, समाज के साथ आप देश भी चला सकते हैं। तो महिलाओं को जो है वो पॉलिटिक्स में जरूर आना चाहिए। हमारे हिमाचल के अंदर 40 सीट्स आउट ऑफ 63 म्युनिसिपल सीट्स वुमेन कैंडिडेट्स ने जीती हैं, चाहे वो रिजर्व थी चाहे नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ आरक्षण 33% देने से वुमेन एम्पावरमेंट होगी। प्रैक्टिकली हिमाचल जैसा ऐसा कुछ जो इस इलेक्शन में हुआ है वही अगले इलेक्शन में इंप्लीमेंट करने के लिए मैं चैलेंज करता हूं हमारे लीडर्स को, बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों या इंडिपेंडेंट हों। मैं आपको ये चैलेंज देना चाहता हूं अपने इस छोटे से मंच से, आप ये करके दिखाइए ना। जब आप एमएलए के इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं 2027 में, लोकसभा में प्रस्ताव रखने से वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होने वाली है। और मेरे लिए शायद यही सबसे बड़ी, जो मैंने ये इलेक्शन की जर्नी मंडी में देखी है, और मंडी में तो काफी क्लोजली देखी है, बट हिमाचल में जो ये टर्न अराउंड देखा है उससे यही सबसे बड़ी लर्निंग रही है। एक और मेरा सवाल है, तो फ्यूचर में आप कहाँ तक जाना चाहते हो पॉलिटिकल जर्नी में? देखिए, ये जो चुनाव जीतना है यही मेरा अंतिम लक्ष्य नहीं है। और मैं इतनी ज्यादा एम्बिशियस भी नहीं हूँ कि मैं आगे जाऊं। मंडी में रह के मंडी के लोगों की सेवा कर रही हूँ, इसी से मैं संतुष्ट हूँ। कभी एमएलए बनना चाहते हो? पार्टी ने अगर जिम्मेवारी सौंपी तो जरूर करेंगे। हाँ। पर अपने काम से हम संतुष्ट हैं। आपने जब ये बात कर रहे हैं ना कि कितनी सीट्स, मंडी में 14 में से 10 महिलाएं जीत कर आई हैं इस बार जी। 2 अनारक्षित से जीत के आई हैं। पैलेस 2 से भी महिला जीत के आई है, वो अनारक्षित था, और मेरा वार्ड भी अनारक्षित था। तो अब जो पंचायती राज और नगर निकाय में आरक्षण है वो 50% कर दिया गया है। 33% से ये शुरू हुआ था, अब 50% है। मगर अब ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा विमेन कैंडिडेट्स ने मंडी में जीत हासिल करी। तो 40 आउट ऑफ 63 तो हिमाचल के लिए सही है, मगर मंडी में 14 में से 10 मेंबर्स
फीमेल मेंबर्स जीत कर आए एंड आप जैसे अमेजिंग मेंबर्स जीते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए। धन्यवाद आपका एंड बहुत-बहुत। ऑल ऑफ यू जो आप देख रहे हो, इस स्टोरी को पूरा जरूर देखिएगा। आपके प्यारे अलकनंदा हांडा मंडी से जो काउंसलर बने हैं, खलियार वार्ड नंबर 1 से, उनके लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत जानिए, उनकी माइंडसेट के बारे में थोड़ा बहुत जानिए, उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस के बारे में क्लैरिटी भी मिलेगी आपको इस पूरे डिस्कशन से। और स्प्रेड कीजिए ये वर्ड्स, थोड़ा बताइए लोगों को जोडकास्ट के बारे में, जहां पर हम ऐसी और भी बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशंस आपके पास हमेशा लाते रहेंगे। सो कीप वॉचिंग and share this video as much as possible. Thank you so much for watching. Bye. मैम थैंक यू सो मच जोडकास्ट पे आने के लिए। ये हमको याद रखने के लिए देखते रहें इसकी तरफ भी और हमारे प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। सुबह की चाय इसी में पी जाएगी। बहुत बढ़िया। All right, the team is growing. What's your name? नेहा and Riyansh. So team बढ़ती जा रही है भाई, टीम बढ़ती जा रही है। Keep following us for more stories like this.